Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के इस वीडियो में हम आज दो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे पाइथन में। वो है आपका पहला मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। और हम इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करके देखेंगे और इनके अंदर जितने भी फंक्शंस यूज़ होते हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे वो फंक्शन वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू इन अ चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड फॉर नोटिफिकेशन यू कैन प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे दो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में। एक है आपका रैंडम मॉड्यूल और दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक मॉड्यूल पाइथन में। ओके, तो मॉड्यूल्स के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर कई सारे फंक्शंस स्टोर रहते हैं। फाइल्स कहाँ स्टोर रहती हैं? इन फाइल्स के अंदर फंक्शन स्टोर रहते हैं और ये फाइल्स कहाँ स्टोर रहती हैं? इन पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम फॉर यूजिंग द फंक्शन दैट आर सेव इनसाइड दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। किसी मॉड्यूल के अंदर यूज्ड जो आपके डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट इट। अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सपोज आप मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक मैथ मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। आपके प्रोग्राम के टॉप मोस्ट जब आप प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो टॉप लेवल पर आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट मेथड, इंपोर्ट के साथ उस मॉड्यूल का नेम। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो मॉड्यूल की। इसमें एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सबसे पहले वो है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए इसमें कई सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम जो मेन तीन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक फंक्शन का नाम है रैंडम, एक फंक्शन का नाम है रैंड INT और एक फंक्शन का नाम है रैंड रेंज। ठीक है, इन तीन फंक्शंस के बारे में हम इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? whenever you will use these function in your program you have to import that module। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सबसे टॉप में, import और इस मॉड्यूल का नाम है मेरा रैंडम। ओके, ये लिखने से क्या हुआ कि आपका जो रैंडम फाइल है वो आपके प्रोग्राम में अब इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस रैंडम मॉड्यूल फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या बताया आपको? तीन हम मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो हैं। उसमें सबसे पहला फंक्शन है रैंडम फंक्शन। ओके, तो रैंडम फंक्शन क्या काम करता है? मॉड्यूल का नाम भी रैंडम है और फंक्शन का नाम भी रैंडम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो रैंडम फंक्शन क्या करता है? रैंडम फंक्शन जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बिटवीन 0.0 टू 1.0। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो रैंडम फंक्शन है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जनरेट करता है किसके बीच में? 0.0 से लेकर के 1.0 के बीच में। ठीक है, अब इसे प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं वो कैसे जनरेट होगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कमांड लिख रहा हूँ। आई विल यूज योर प्रिंट के अंदर मैं डायरेक्टली एक ऐसा रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं जो 0.0 से लेकर के 1.0 के बीच में होगा, ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। तो मॉड्यूल का नाम मेरा क्या है? मॉड्यूल का नाम है मेरा रैंडम और डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, फिर उस फंक्शन का नाम जिसको मैं यूज कर रहा हूं और उस फंक्शन का नाम भी क्या है मेरा? यहाँ पर रैंडम ही है। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा रैंडम और ब्रैकेट में यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर पास नहीं करना है अभी आपको। ठीक, तो और प्रिंट फंक्शन को ऐसे क्लोज कर दीजिए और एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपकी स्क्रीन पर जनरेट हो जाएगा जो क्या होगा? 0.0 से 1.0 के बीच का नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इसने रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया आपने आपको। जो रैंडम फंक्शन है इसको हम डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोअर और अपर आपके पास रेंज है, सपोज आपके पास नंबर की रेंज है कि इस नंबर से इस नंबर के बीच में आप
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना चाहते हैं, जैसे रैंडम तो फिक्स था कि 0.0 से लेकर के 1.0 के बीच में देगा, वो तो हमारा फिक्स्ड है, उसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई रेंज है कि लोअर रेंज और अपर रेंज है कि आपको सपोज 15 से लेकर के 25 के बीच में नंबर एक जनरेट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए भी आप इसी रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे सपोज मैं लिखूं प्रिंट, मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट के अंदर मैंने लिखा रैंडम मॉड्यूल का नाम डॉट उस फंक्शन का नाम, रैंडम ही उस फंक्शन का नाम है, और साथ में फंक्शन तो लिखा ही, यहां पर अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, एंड देन इसमें ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में आपको जो लोअर अपर लिमिट थी, मैंने क्या कहा किसके बीच में, 15 और 15 से लेकर के 25 के बीच में, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 15 जो आपका अपर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 15 लोअर लिमिट हो गया, एंड इसको ब्रैकेट को बंद करके यहां पर प्लस लोअर लिमिट। ये आपको एक सिंटैक्स इस तरह से लिखना पड़ेगा, जिसमें ये सिंटैक्स आपका कंप्लीट क्या प्रोवाइड करेगा, आपको एक ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करेगा जो 15 से लेकर के 25 के बीच में होगा। ठीक है, तो आपने क्या स्टेप किए, पहले तो मल्टीप्लाई किया डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को रैंडम फंक्शन से, और उसमें फिर ऐड कर दिया आपका लोअर लिमिट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका है, और इसके बाद प्रिंट फंक्शन को क्लोज कर देंगे, और जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक नंबर जनरेट होगा। ये नंबर जनरेट होगा 15 से लेकर के 25 के बीच में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इस तरह से भी आप रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रैंडम फंक्शन का यूज हमने किस तरह से करा दोनों केसेस में। पहले केस में जब हमने केवल रैंडम फंक्शन को यूज किया था तो उसने तो बाय डिफॉल्ट 0.0 से 1.0 के बीच में कोई रैंडम नंबर आपको जनरेट कर रहा था। लेकिन अगर आपके पास रेंज मौजूद है, आप जानना चाहते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में अगर आप रैंडम फंक्शन की मदद से कोई नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू राइट इन दिस वे कि आपको सबसे पहले रैंडम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर उसी के साथ ऐड करना पड़ेगा लोअर लिमिट को। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तो इस तरह से भी आप जनरेट कर सकते हैं कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो ये तो कर रहे थे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जनरेट। अब मैंने कहा कि इसमें इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर हम जो दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे वो है आपका रैंड INT। ठीक है, रैंड INT फंक्शन क्या करता है, ये जनरेट करता है इंटीजर को। जैसे ये जो जनरेट कर रहा था आपका क्या, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, अगर आपको इंटीजर जनरेट करना है किसी रेंज के बीच में, जैसे 15 से लेकर 25 के बीच में कोई इंटीजर आपको जनरेट करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं रैंड INT फंक्शन का। ठीक है, अब उसको कैसे यूज करेंगे, प्रोसेस सेम है। मैं यहां पर डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट यूज करूंगा रैंडम मॉड्यूल का डॉट, और फंक्शन का नाम मेरा यहां पर चेंज हो गया है रैंड INT। ठीक है, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। अब दो इसके ब्रैकेट में a और a, b यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। a का मतलब हो गया आपकी लोअर रेंज, और b का मतलब हो गया अपर रेंज। तो मुझे 15 से लेकर के 25 के बीच में कोई नंबर आपको जनरेट करना था, तो इस तरह से आपने लिखा और प्रिंट फंक्शन को यहाँ पर क्लोज कर दिया, एंड देन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, जैसे 21। तो 21 किस फॉर्म में मिला आपको, इंटीजर के फॉर्म में मिला। ठीक है, तो अगर आपको इंटीजर जनरेट करना है लोअर रेंज और अपर रेंज के बीच में, तब आप यूज करेंगे रैंड इंट फंक्शन का, और इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर, रैंडम मॉड्यूल के अंदर हमने सेकंड फंक्शन की बात करी, रैंड INT। अब बात करते हैं इसी मॉड्यूल के अंदर जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रैंड रेंज फंक्शन। ठीक है, और रैंड रेंज फंक्शन को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, उनका अलग अलग तरीका है। पहले तो जो रैंड रेंज फंक्शन है वो क्या काम करता है, वो भी आपके इंटीजर्स को जनरेट करने में, रैंडम इंटीजर को जनरेट करने में मदद करता है मुझे। तो उस रैंड रेंज फंक्शन को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट,
पहला तरीका क्या है, देखिए पहला तरीका है इस तरह से मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट मेथड यूज कर रहा हूँ इसको प्रिंट करने के लिए। प्रिंट रैंडम उस मॉड्यूल का नाम डॉट, यहां पर मैं रैंड रेंज फंक्शन, इसका नाम क्या है रैंड रेंज, ये याद रखिएगा रैंड रेंज। और देन इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में एक, इसके अंदर मैं वैसे 3 आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूं, जैसे हम रेंज फंक्शन में पास कर देते ना स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू, वो तीनों मैं पास कर सकता हूं। तो मैं उन तीनों का ही मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे अलग अलग तरीके से पास करेंगे। सपोज मैं यहां पर एक ही आर्ग्यूमेंट पास करता हूं, ठीक है, सपोज मैंने पास कर दिया 35 यहां पर, तो इसका मतलब इस केस में ये 35 क्या होगा, ये 35 मेरा स्टॉप वैल्यू मानेगा, इसको स्टॉप वैल्यू मानेगा। तो इसका मतलब ये 0 से लेकर के 35 के बीच में जनरेट करेगा कोई भी रैंडम नंबर, 0 से लेकर के। स्टॉप वैल्यू को क्या, स्टार्ट वैल्यू को क्या मान लेगा, ये 0 मान लेगा, और स्टॉप वैल्यू क्या है आपकी 35 है। तो 0 से लेकर के 35 के बीच में कोई एक रैंडम इंटीजर मुझे जनरेट करके दे देगा। जब मैं इसका आंसर चेक करूंगा तो 8 मुझे मिल गया, 0 से लेकर के 35 के बीच में। हो सकता है अगली बार वो फिर दूसरा कोई नंबर आपको जनरेट करके दे दे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर इसको मैं डायरेक्टली यूज भी कर सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं विदाउट प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी लिख सकता हूं, यहां पर रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर मैं स्टार्ट और स्टॉप दोनों वैल्यूज को प्रोवाइड कर दूं। सपोज 10 से लेकर के मुझे 25 के बीच में कोई नंबर जनरेट करना है, ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक। और ये आपको 10 और से लेकर 25 के बीच में कोई एक रैंडम इंटीजर जनरेट करके दे देगा आंसर, ठीक है। ये तो था दूसरा तरीका। मैंने कहा था कि रैंड रेंज को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वे में हमने स्टार्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी थी, उसे एक सिंगल आर्गुमेंट पास किया था, उसके अंदर 35 आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसने 0 से लेकर के 35 के बीच में कोई एक रैंडम इंटीजर आपको प्रोवाइड कर दिया था। सेकंड वे में हमने स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दोनों प्रोवाइड करी थी, तो आपको यहाँ पर उसने स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू के बीच में कोई एक रैंडम इंटीजर जनरेट करके दे दिया था। तीसरा केस क्या है आपका, इसमें आप तीनों वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो वो कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, रैंडम डॉट रैंड रेंज, और इसके अंदर हम पास कर देंगे वही मैं नंबर पास कर देता हूँ, सपोज 15 स्टार्ट वैल्यू पास कर देता हूँ, 35 और कॉमा 4 यहाँ पर मैंने स्टेप वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अभी 4 स्टेप वैल्यू पास कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी पॉसिबल जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे इसके, वो क्या होंगे पॉसिबल, जब भी एक जनरेट करेगा 15 से लेकर के 35 के बीच में जब भी कोई नंबर आप जनरेट करेंगे, तो ये पॉसिबल इसके रैंडम नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 15 होगा पहला, तो 15 के बाद फिर वो क्या करेगा, आपके 4 वैल्यूज को आपके स्किप कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटीजर होगा उसको शो करेगा, ठीक है। पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं आप चेक कर सकते हैं, एक तो 15 हो सकता है इसका, ठीक है, और आपका फिर 15 के बाद 16, 17, 18, 19 हो सकता है एक रैंडम नंबर, ठीक है। फिर 19 के बाद फिर स्किप कर दीजिए, 19, 20, 21, 22, 23 हो सकता है। इस तरह से रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। तो ये जैसे 23 इसने दे दिया, तो 23 एक रैंडम नंबर हो सकता है इसमें। फिर 23 के बाद अगले केस में क्या हो सकता है कि 23, 24, 25, 26, 27 ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे सकता है। तो इस तरह से ये स्किप करके आपको देगा स्टेप वैल्यू में, ठीक है। तो ये हैं तरीके जिनके थ्रू आप रैंडम मॉड्यूल के अंदर मौजूद इन तीनों फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसका इसमें ध्यान रखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू देने की, तो इस केस में क्या होगा, जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो इंक्लूसिव होगा, मतलब कि ये स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा। 15 से लेकर के 25 के बीच में ही नहीं, बल्कि 15 और 25 को भी वो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा उसमें। अब जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल की मैंने बात की थी, वो है आपका स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर हम बेसिकली 3 फंक्शंस में की बात इसमें भी करेंगे। स्टैटिक मॉड्यूल में एक है फंक्शन मीन, जो मीन कैलकुलेट करने में मदद करेगा किसी भी डेटा का, और एक है मीडियन, और तीसरा है मोड, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड अगर आपको कैलकुलेट करना है, किसी डेटा आपके पास डेटा मौजूद है, उसका मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है, तो आप इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं और इस मॉड्यूल के अंदर मौजूद फंक्शंस का यूज कर सकते हैं,
ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक ओके। तो ये इंपोर्ट हो गया है आपका मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम एक डेटा ले लेते हैं, जिस डेटा का हम कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक लिस्ट के फॉर्म में एक डेटा ले ले रहा हूँ, ठीक है। एल नाम से मैंने एक लिस्ट बना ली है और इसके अंदर कुछ डेटा कैलकुलेट स्टोर कर लेता हूँ, 3,4। ठीक है, ये डेटा मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लिया है। अब इस डेटा पे मैं कैलकुलेट करूंगा मीन, मीडियन और मोड। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं मीन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इस सीक्वेंस पे या इस डेटा पे, तो यूज करूंगा मैं मीन फंक्शन का। और उसको यूज करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट उस फंक्शन का नाम, ठीक है, और फिर मैं किस सीक्वेंस में इसको यूज कर रहा हूँ उसको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में उसमें पास करूंगा। तो मॉड्यूल का नाम है मेरा स्टैटिस्टिक्स डॉट, फंक्शन का नाम है, आई विल यूज हियर मीन फंक्शन, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में मुझे किस चीज का मीन निकालना है, मुझे एक लिस्ट है मेरे पास एल नाम की, उसका मीन निकालना है। तो मैं एल यहाँ पर पास कर दूंगा आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, और जब रिटर्न रिजल्ट देखूंगा इसका, तो इसका मीन मुझे कैलकुलेट करके मुझे बता देगा, ठीक है। अब सपोज मीडियन इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मीडियन कैलकुलेट करना है तो आपको फिर वहीं पर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, मीडियन फंक्शन का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, और उसके अंदर मीडियन हमें किस डेटा का पास करना है, एल जो आपका लिस्ट है उसका आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो आपने स्टैटिस्टिक डॉट मीडियन फंक्शन यूज किया, और रिटर्न जब आप रिजल्ट देखेंगे तो इस लिस्ट का वो मीडियन आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम मोड फंक्शन का यूज करेंगे। तो पहले हम लिस्ट एक क्रिएट कर लेते हैं, एल ही मैं उसका नाम रख रहा हूँ, और उसके अंदर एलिमेंट में इस तरह से इंसर्ट करूंगा, ठीक है। ये एक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अब इंपोर्ट भी यहाँ पर दोबारा से करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं मोड का। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना है स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एल। तो ये कैलकुलेट कर दिया उसने, 2 आपको दे दिया, ठीक है। तो ये थे तीनों फंक्शंस जो हम यूज कर रहे थे किसके अंदर, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर, जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर रहे थे मीन, मीडियन और मोड। अगर आप इस डेटा का मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप दोबारा से कर सकते हैं। आपको लिखना है स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, और इसके अंदर पास कर देंगे एल को। तो ये मीन कैलकुलेट करके इसने बता दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका आप मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं इस डेटा का, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, उसके अंदर पास कर देंगे एल, ठीक है। तो ये आपको मीडियन कैलकुलेट करके बता देगा। तो ये थे दोनों मॉड्यूल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस करा। एक तो था रैंडम और दूसरा था स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। और उन मॉड्यूल्स के अंदर जो भी फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं, उन फंक्शंस को हमने डिटेल में देखा कि कैसे हम उन फंक्शंस को यूज़ कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।